हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम यहाँ पे टाउन प्लानिंग के विषय में चर्चा करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो ये बहुत ही आश्चर्य का बात है कि इतने पुरानी सभ्यता होने के बावजूद हड़प्पन सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग था इतना उन्नत रहा था। मेरा ये प्रयास है इस वीडियो के थ्रू कि मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस टॉपिक से संबंधित उसका समावेश अपने इस वीडियो में कर सकूं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले या ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले और पीजी में पढ़ने वाले, उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित होंगे तथा उन्हें एग्जाम्स में सफलता अर्जित करने में मददगार साबित होंगे। यदि हम टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो ये यहाँ पे कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की टाउन प्लानिंग हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखते हैं वैसा शायद अभी भी इंडियन सिटीज़ में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर उस समय सैटेलाइट व्यू अगर पॉसिबल होता टाउन्स का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो वो बिल्कुल ग्रिड की तरह दिखाई देता था, जिसमें कि पूरी शहर अगर वो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल शेप में है तो अगर उसको पूरा डिवाइड किया जाए तो वो सिमिलर साइजेस के इक्वल स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स में नजर आते थे। यदि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और सबसे बड़ी या प्रमुख विशेषता जो रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की वह यहाँ का नगर नियोजन रहा था। यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में तो यहाँ पे यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि हमें एक उत्कृष्ट नगर नियोजन का नमूना इस सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें यह पता चलता है कि सैंधव लोग उच्च कोटि के अभियंता एवं वास्तुशिल्प के जानकार रहे थे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नगरों का निर्माण एक पूर्व नियोजित योजना के आधार पर किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता यह रही है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नगरों के निर्माण करते समय शतरंज पद्धति को महत्व दिया गया था, और यही कारण है कि यह नगरों के विद्यमान सड़कें सीधी तथा नगर सामान्य रूप से चौकोर रूप से निर्मित किए गए थे। सिंधु सभ्यता नगर योजना के अंतर्गत यह भी स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता में मकानों के निर्माण से पहले ही सड़कों के निर्माण के संदर्भ में निर्णय ले लिया जाता था। सड़कों के निर्माण करते समय मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की तरफ जाया करता था, दूसरा मार्ग पूरब से पश्चिम की ओर बनाया जाता था, जो एक समकोण पर एक दूसरे को काटते थे। नगर नियोजन में हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भवनों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग बहुत अधिक नहीं किया गया है। अधिकांश स्तंभ चतुर्भुज आकार या वर्गाकार प्रकार से प्राप्त हुए हैं। गोलाकार स्तंभ के उदाहरण नहीं मिले हैं। नगर नियोजन में गढ़ का निर्माण कराया गया है, वहीं पूर्वी भाग में निम्न शहर का निर्माण भी कराया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो उस समय के जो शहर होते थे, एक तो पहला है कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता था, और दूसरा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता था, जिसे हम ऊपरी शहर और निचली शहर के नाम से जानते हैं। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि कालीबंगा और हड़प्पा में गढ़ और निचले शहर के मध्य खाली जगह हुआ करता था। ऐसा ही हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलवीरा में भी दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो में गढ़ी और निचले नगर के बीच सिंधु नदी की एक शाखा बहती थी। लोथल और सुखदोदा में गढ़ी और निचले शहर के बीच इस प्रकार का विभाजन नहीं दिखाई देता है। सिंधु घाटी के नगर नियोजन में कुओं का प्रमुख स्थान था। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुओं की जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में यदि हम बात करें कुओं की, तो ये प्रायः अंडाकार होते थे, जिसके ऊपरी भाग पर चतुर्दिक दीवार का निर्माण किया जाता था। कुएं से जल निकालने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता था। कुएं के मुंडेर पर रस्सी के घर्षण के चिन्ह विद्यमान हैं। कुएं के अंदर सीढ़ियां निर्मित रहती थी, जिनकी सहायता से कुएं के अंदर प्रवेश कर कुएं की साफ सफाई की जाती थी। कुएं के जगत की परिधि 2 से 7 फीट तक होती थी। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में
गढ़ी आवासीय क्षेत्र से अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे टीलों पर बनाए जाते थे। यहाँ बड़े बड़े भवनों के निर्माण की भी हमें जानकारी मिलती है। इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है कि यह प्रशासनिक तथा धार्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में प्रयोग में आते थे। गढ़ी क्षेत्र में प्रशासक तथा पुरोहित वर्ग से संबंध रखने वाले लोग निवास करते थे। मोहनजोदड़ो में किले के भीतर पुरोहित आवास, सभा भवन, अनागार और विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया था। हड़प्पा में गढ़ी या दुर्ग के विषय में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ से ईंटों को उखाड़ लिया गया है, जिससे किसी अनुमान पर पहुंचना संभव नहीं है। हड़प्पा शहर सभ्यता की एक विशेषता यह है कि नगरों के दुर्ग क्षेत्र को सुरक्षा दीवारों से घेर दिया गया था। इन सुरक्षा दीवारों में थोड़े थोड़े दूर पर बुर्ज बनाए गए थे, जो रक्षा दीवार से अधिक ऊंचे होते थे। सुरक्षा दीवार काफी चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो की सुरक्षा दीवार 43 फीट चौड़ी पाई गई है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि लोथल पुरातत्व स्थल की सुरक्षा दीवार पर बुर्ज नहीं प्राप्त हुआ है। अधिकांश रक्षा दीवार व बुर्ज मिट्टी से निर्मित हैं। सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण के अंतर्गत एक विशेषता हमें यह दिखाई देती है कि भवनों के निर्माण करते समय प्रकाश की उचित व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता था। प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए भवनों में रोशनदान एवं खिड़कियां बनाई जाती थीं। सिंधु सभ्यता नगर निर्माण का जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें यह दिखाई देता है कि सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी भवनों के निर्माण में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कच्ची ईंटों को पक्की ईंटों में परिवर्तित करने के लिए उन्हें पहले धूप में सुखाया जाता था और बाद में भट्टे में उसे तपाकर पक्की ईंटों में परिवर्तित किया जाता था, इसलिए इसे सनबर्न्ड ब्रिक्स भी कहा जाता है। पक्की ईंटों का प्रयोग नालियों, मकानों तथा स्नानगृह के निर्माण में किया जाता था। यद्यपि हम यह देखते हैं कि लोथल, रंगपुर तथा कालीबंगा में कच्ची ईंटों से ही भवनों का निर्माण किया गया था। कालीबंगा में नालियों, कुएं तथा दहलीजों के निर्माण में ही सिर्फ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगर हम सिंधु सभ्यता में प्राप्त ईंटों के विषय में बात करते हैं तो इसके विषय में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक निश्चित माप के अनुसार ही इसे बनाया जाता था। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो में पाई गई है, जिसका आकार 51.43 सेंटीमीटर बाई 26.27 सेंटीमीटर बाई 6.35 सेंटीमीटर है। नगर नियोजन में प्रयुक्त अधिकांश ईंटें 27.94 सेंटीमीटर बाई 13.97 सेंटीमीटर बाई 6.35 सेंटीमीटर आकार की है। सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण में पाई गई सबसे छोटी ईंट 24.3 सेंटीमीटर बाई 11.05 सेंटीमीटर बाई 5.08 सेंटीमीटर आकार का है। भवनों एवं अन्य प्रकार के निर्माण में ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए गीली मिट्टी का प्रयोग किया गया है तथा जिप्सम अर्थात खड़िया मिट्टी का प्रयोग दीवारों को जोड़ने के लिए नारियों के निर्माण में भी किया गया है। जहां खड़िया मिट्टी और मिट्टी के गारे से ईंटों पर प्लास्टर किया गया है, वहीं यही नहीं बिटुमेन का प्रयोग भी ईंटों को जोड़ने के लिए किया जाता था, जिसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो में पाए गए वृहत स्नानागार में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए कहीं कहीं हमें चूना मिट्टी का प्रयोग भी दिखाई देता है, किंतु यह स्पष्ट है कि ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट, बालू तथा सुरकी चूना का प्रयोग नहीं किया गया है। ईंटों के अगर प्रयोग की बात करें तो रक्षा दीवार, चबूतरे तथा सड़कों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग विशेष तौर पर किया गया है। विशाल तथा 2 मंजिले भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जल निकासी के लिए बनाए गए निर्माण में फनीदार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यही नहीं, कालीबंगा के फर्श के निर्माण में हमें अलंकृत टाइल्स या ईंटों के प्रयोग का उदाहरण भी मिलता है। साथ ही साथ मकानों के किनारों में तथा बाहरी हिस्सों में
तथा मल निष्कासन के निर्माण में हमें एल आकार के ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। मैके महोदय ने स्पष्ट किया है कि सिंधु सभ्यता में दीवारों पर प्लास्टर करने की प्रथा थी। यह प्लास्टर बहुधा मिट्टी परंतु कभी कभी जिप्सम का भी होता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में हमें रोशनी के प्रबंध का भी प्रमाण प्राप्त होता है। अधिकांश भवनों के निर्माण में कमरों में पर्याप्त प्रकाश की भी व्यवस्था की जाती थी। मोहनजोदड़ो में हम यह देखते हैं कि गलियों तथा सड़कों के किनारे पर स्तंभ बने हुए हैं, जिसमें इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि इन स्तंभों पर दीप रखकर प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी। सिंधु सभ्यता के भवनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि इन भवनों में एक आंगन भवन के मध्य में निर्मित होता था। अधिकांश भवनों में 3 कमरे से लेकर 6 कमरे तक बनाए जाते थे। यह सभी कमरे आंगन के 3 तरफ या चारों तरफ बनाए जाते थे। यद्यपि कुछ ऐसे भवन भी मिले हैं जिनमें 2 ही कमरे हैं। विशाल भवनों में 30 कमरे भी प्राप्त हुए हैं। भवनों के निर्माण में इस बात का उदाहरण मिलता है कि भवनों के निर्माण से पूर्व उसकी नींव डाली जाती थी और इस नींव को कच्ची अथवा टूटी फूटी ईंटों से भरा जाता था। अधिकांश भवनों में स्नानागार तथा रसोई घर बनाए गए थे। कुछ भवनों में शौचालय के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भवनों में 2 मंजिले भवनों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। भवनों में फर्श का निर्माण मिट्टी की कच्ची या पक्की ईंटों के द्वारा अथवा मिट्टी को कूट कर बनाया जाता था। जहां तक भवनों की छतों का प्रश्न है, इसका निर्माण घास फूस तथा सरकंडों से किया जाता था तथा ऊपर से इन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था। भवनों के निर्माण में दरवाजे और खिड़कियों को पर्याप्त महत्व दिया गया था। उल्लेखनीय है कि सिंधु प्रदेश या सिंधु सभ्यता के भवनों में प्रायः दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलती थी। सिर्फ लोथल के घरों में हमें दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ऐसा हमें जानकारी उपलब्ध होता है। 2 मकानों के मध्य 1 से 2 फुट चौड़ा गलियारा का निर्माण किया जाता था। वहीं कुछ मकान एक दूसरे से सटा कर भी बनाए गए प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जितने भी प्रमुख भवन रहे थे, उनके भी निर्माण में जितना ध्यान दिया गया था, उसी प्रकार से अन्य जितने भी भवन रहे थे, अन्य स्थानों में भी वहाँ से भी हमें जितने भवनों का जानकारी मिलता है या शहरों का निर्माण का, वो एक समान ही दिखाई देता है और पूरे नियोजन के साथ में शहरों का निर्माण किया जाता था। सड़क जितने भी बनाए जाते थे वो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। जितने भी सड़क थे उनके विषय में ये तो कहा जाता है कि हाँ वो पक्के सड़क होते थे, परंतु वहाँ किस चीज़ से बने होते थे इसके जानकारी स्पष्ट हमें इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये निश्चित ही कह सकते हैं कि जो नगर नियोजन जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में हमें दिखाई देता है, इस प्रकार का नगर नियोजन हमें अन्य शायद किसी भी सभ्यता में दिखाई नहीं देता है। इस वीडियो में मैंने आज आप लोगों से बात की है हड़प्पा सभ्यता के किस प्रकार से नगर नियोजन पर ध्यान दिया जाता था तथा इसके प्रमुख जो विशेषता रही थी उसकी चर्चा मैंने आज आप लोगों से इस वीडियो में की है। अन्य इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं या किस प्रकार से टाउन प्लानिंग किया जाता था, इसके विषय में अन्य जानकारी आप लोगों को जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें दूंगी। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियो जो है टाउन प्लानिंग से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।